Hello and welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials, and I also welcome to you to our second and I also welcome you to our second video of punctuation. So let's start. तो यहाँ पे जो सबसे पहला पंक्चुएशन है वो है अपोस्ट्रोफी, मतलब हम अपोस्ट्रोफी को कैसे यूज करते हैं. एज यू अनसर्टेन अबाउट व्हेन टू यूज एन अपोस्ट्रोफी, मतलब आर यू अनसर्टेन अबाउट व्हेन टू यूज एन अपोस्ट्रोफी, मतलब क्या आपको ये नहीं पता है कि अपोस्ट्रोफी को कैसे यूज करते हैं. मैनी पीपल हैव डिफिकल्टी विद दिस पंक्चुएशन मार्क, और बहुत सारे लोगों को ये पंक्चुएशन मार्क को यूज करने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है. The best way to get apostrophes right is to understand when and why they are used. तो apostrophes को यूज करने का और समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये समझ लें कि apostrophes को हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. There are two main cases. तो दो मेन केसेस है जहाँ पे हम apostrophes को यूज करते हैं. Using apostrophes to show possession, मतलब पोजेशन को बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफीज को यूज करते हैं, मतलब कौन सी चीज किसकी है. यूजिंग अपोस्ट्रोफीज टू शो ओमिशन, हम ओमिशन को बताने के लिए भी अपोस्ट्रोफीज को यूज करते हैं. जैसे कि हम कुछ वर्ड्स को जब बाहर छोड़ देते हैं, जैसे ही विल है तो हम हील बोलते हैं उसको, हील. जैसे ही विल डू दैट वर्क तो ही विल डू दैट वर्क. तो जो ही के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है तो उसको हम ओमिशन कहते हैं जब हम कुछ वर्ड्स को बाहर छोड़ देते हैं. इसको हम अभी आगे देखेंगे. पीपल आर ऑफ्टन अनश्योर अबाउट वेदर दे शुड यूज इट्स विदाउट एन अपोस्ट्रोफी और इट्स विद एन अपोस्ट्रोफी, मतलब बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता होता कि हमें इट्स को अपोस्ट्रोफी के साथ यूज करना चाहिए या उसके बिना यूज करना चाहिए. तो आइए देखते हैं. अपोस्ट्रोफी शोइंग पोजेशन, तो वो अपोस्ट्रोफी जो पोजेशन दिखाते कि कौन सी चीज किसकी है. यू यूज एन अपोस्ट्रोफी टू शो दैट अ थिंग और पर्सन बिलोंग्स और रिलेट टू समवन और समथिंग, मतलब हम इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि कौन सी चीज और कौन सा इंसान किस चीज से रिलेट करता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग द पार्टी ऑफ बैन और वेदर ऑफ यस्टरडे, यू कैन राइट बैन्स पार्टी एंड यस्टरडेज वेदर. तो हम अगर बैन की पार्टी, जैसे यहाँ पे है पार्टी ऑफ बैन और वेदर ऑफ यस्टरडे, अगर हम इसकी जगह ये लिखें कि बैन्स पार्टी और यस्टरडेज वेदर, तो ये शॉर्ट हो जाता है और हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफीज का यूज कर सकते हैं. Here are main guidelines for using apostrophe to show possession. यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि हम अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते पोजेशन में. अब सबसे पहला जो है सिंगुलर नाउन्स एंड मोस्ट पर्सनल नेम्स, हम सिंगुलर नाउन और जो पर्सनल नेम होते हैं उन पे कैसे यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी है इसका. विद अ सिंगुलर नाउन और मोस्ट पर्सनल नेम्स एड एन अपोस्ट्रोफी प्लस एस, मतलब जो भी कोई सिंगुलर नाउन होते हैं या कि जो नाम होता है किसी का, उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. जैसे कि वी मेट एट बैन्स पार्टी, बैन यहाँ पे नाम है इसलिए हमने उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं. द डॉग्स टेल वैग्ड रैपिडली, डॉग यहाँ पे एक नाउन है तो हमने इसलिए उधर पे अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं. Yesterday's weather was dreadful. Yesterday आप देख सकते हैं कि हमने yesterday के भी बाद apostrophe s लगाया, तो हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं. Personal names that end in s, मतलब वो नेम जो s से खत्म होते हैं. जैसे कि with personal names that end in s add an apostrophe plus s when you would naturally pronounce an extra s if you said the word out loud, मतलब कि वो पर्सनल नेम जो एस के साथ एंड होते हैं उन पे अपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं, और जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हम एक एस एक्स्ट्रा प्रोनाउंस करते हैं अगर हम उस वर्ड को जोर से चिल्लाते हैं. जैसे कि ही जॉइंड चार्ली सीस आर्मी इन 1642, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिंकेंसिस novels provide a wonderful insight into Victorian England.
तो आप यहाँ देख सकते हैं जब भी हम इनको जोर से बोलते हैं तो 2 बार ऐसा आता है, 2 बार इसका हमको सुनाई देता है नाम। थॉमस ब्रदर वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे एक नोट भी है दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल स्पेशली इन नेम्स ऑफ प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब थोड़ा सा छूट रहता है कोई भी जगह के नाम पे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। जैसे कि सेंट थॉमस हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आखिरी में एस है, लेकिन हमने उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाए हैं क्योंकि ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इफ यू आरंट श्योर अबाउट हाउ टू स्पेल अ नेम, लुक इट अप इन एन ऑफिशियल प्लेस सच एज द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट। क्योंकि अगर आपको कोई भी वर्ड का स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कोई भी उसकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं। विथ पर्सनल नेम्स दैट एंड इन एस बट आर नॉट स्पोकन विथ एन एक्स्ट्रा एस, मतलब वो पर्सनल नेम जो कि एंड से एस से एंड होते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा एस के साथ नहीं बोले जाते, जस्ट एड एन अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द एस, तो उनमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं एस के बाद। हम सिर्फ उधर पे एक अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। जैसे कि द कोर्ट डिसमिस्ड ब्रिजेस अपील, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिजेस के बाद एस है लेकिन हमने सिर्फ वहां एक अपॉस्ट्रोफी लगाए हैं। कॉर्नर्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंस वाज इन 1991, तो हमने कॉर्नर्स के बाद भी ऐसे लेकिन हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं, सॉरी अपॉस्ट्रोफी बस लगाए हैं। प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस, अब प्लूरल नाउन जो कि एंड से एस से एंड होते हैं। विद अ प्लूरल नाउन दैट ऑलरेडी एंड्स इन एस, एड एन अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस, तो मतलब वो प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड होते हैं तो हम उनके एंड पे एस के बाद एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे कि द मेंशन वाज कन्वर्टेड इनटू अ गर्ल्स स्कूल, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है वो एस के साथ खत्म हो रहा है लेकिन हमने उसके बाद में सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाए हैं, तो हम प्लूरल नाउन्स में भी ऐसे ही करते हैं। द वर्क इज ड्यू टू स्टार्ट इन 2 weeks टाइम, तो यहाँ पे वीक्स टाइम, वीक्स के बाद भी ऐसा आ रहा है, वीक पे ऐसा लगा लेकिन हमने उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाए क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। माई ड्यूटीज इंक्लूड क्लीनिंग आउट द हॉर्सेस स्टेबल्स, हॉर्सेस में भी ऐसे आखिरी में लेकिन हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाए हैं क्योंकि ये एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विथ एस, अब वो प्लूरल नाउन जो एस के साथ एंड नहीं होते हैं। विथ अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस, एड एन अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, मतलब वो प्लूरल नाउन जो कि एस के साथ एंड नहीं होते हैं हम उनमें अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद एक एस भी जोड़ते हैं। जैसे कि द चिल्ड्रंस फादर केम अराउंड टू सी मी, तो आप यहाँ देख सकते हैं चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है और वो एस के साथ खत्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए हमने वहां पे उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं। द एम्प्लॉयज 14 पीपल ही एम्प्लॉयज 14 पीपल एट हिज मेंस क्लोथिंग स्टोर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन जो है प्लूरल नाउन है और हमने उसके बाद, और वो एस से खत्म नहीं हो रहा है और हमने उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं। द ओनली केसेस इन विच यू डू नॉट नीड एन अपॉस्ट्रोफी टू शो बिलोंगिंग इज इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस, और वो एक अकेला ऐसा केस है जहां पे हमें अपॉस्ट्रोफी यूज करने की जरूरत नहीं होती, वो होती है पोजेसिव प्रोनाउंस में, जैसे कि हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, तो ये हमें ये बताते कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और यहाँ पे हमें अपॉस्ट्रोफी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। और हम पोजेसिव डिटरमाइनर्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते हैं। हमारी डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स की वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है, आप वहां से जाके और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जो पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं वो होते हैं हिम, हर, इट, अस, यू और देम, तो ये जो होते हैं ये पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं। पोजेसिव डिटरमाइनर्स भी वही, मतलब जो
कोई भी चीज किससे बिलोंग करती है या कैसे किसी चीज से रिलेटेड है वो बताते हैं। अब apostrophe showing emission. An apostrophe can be used to show that letters or numbers have been omitted. मतलब omitted का मतलब कोई भी चीज को बाहर निकाल देना। तो हम apostrophe का यूज ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये दिखाने के लिए कि कोई भी लेटर या नंबर में से हमने कोई भी चीज को बाहर मतलब उसमें से थोड़ा पार्ट को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आई एम, तो आप यहाँ देख सकते हैं आई के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद आई एम है, तो ये शॉर्ट है आई एम के लिए, हम इसको आई एम लिखते हैं लेकिन हम इसको आई एम भी लिख सकते हैं। हील, तो ही के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद डबल एल है, तो ये है ही विल का ओमिशन हो जाएगा हील। शी हैड का हो जाएगा शीड और शी वुड। इसको हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। पिक एंड मिक्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक एंड मिक्स, तो हमने यहाँ एंड में से ए और डी को ओमिट कर दिए हैं। इट्स हॉट, इट इज हॉट का शॉर्ट हो गया इट्स हॉट, मतलब हमने वहां पे इसको ओमिशन हो गया है। डिड नॉट का शॉर्ट होता है डिंट, तो डिंट में से हमने आप देख सकते हैं एन के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर टी लगाए हैं, तो हम ओमिशंस में ऐसे अपॉस्ट्रोफीज का यूज करते हैं। It also shows that number have been omitted, especially in dates. Example, the Berlin Wall came down in the autumn of 89. तो इससे हमें it also shows that number have been omitted, स्पेशली इन डेट्स, तो ये भी दिखाता है कि जो नंबर्स हैं वो ओमिटेड हुए हैं, जो कि मतलब स्पेशली इन डेट्स, मतलब जो भी डेट्स होती हैं नंबर वाली वो, जैसे कि द बर्लिन वॉल केम डाउन इन द ऑटम ऑफ 89, तो ये है असल में 1989, लेकिन हमने इस पे एक अपॉस्ट्रोफी लगा के 89 लिख दी, तो हम अपॉस्ट्रोफी का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स और इट्स, मतलब एक में अपॉस्ट्रोफी लगा और एक में नहीं लगा है। These two words can cause a lot of confusion, मतलब ये दो वर्ड हैं, ये बहुत confusion कर सकते हैं। Many people are uncertain about whether or not to use an apostrophe. और बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रूल है इसको याद करने के लिए कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी मीन्स बिलोंगिंग टू इट, मतलब जो इट्स होता है जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं है उसका मतलब होता है कि वो किसी चीज को बिलोंग करता है, जैसे कि द डॉग वैग्ड इट्स टेल, मतलब वो जो कुत्ता है उसने अपनी टेल हिलाया। ईच केस इज जज्ड ऑन इट्स मेरिट, मतलब जो सारे केस हैं वो उस केस की मेरिट पे जज होते हैं। और जब भी हम इट्स करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस वाला, तो उसका मतलब होता है इट इज और इट हैज, जैसे कि इट्स बीन अ लॉन्ग डे, मतलब इट हैज बीन अ लॉन्ग डे। इट्स कोल्ड हेयर, इट्स कोल्ड आउटसाइड, मतलब इट इज कोल्ड आउटसाइड। इट्स अ कंफर्टेबल कार एंड इट्स गॉट सम ग्रेट गैजेट्स, मतलब इट इज अ कंफर्टेबल कार एंड इट हैज गॉट सम ग्रेट गैजेट्स। तो आप देख सकते हैं इट और इट्स का, इट्स अपॉस्ट्रोफी वाला और इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी वाले का हम कैसे यूज करते हैं। आप ऐसे इसको ट्रिक है ये, तो आप इसको रूल है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है apostrophes and plural forms. The general rule is that you should not use an apostrophe to form the plurals of nouns, abbreviations or dates made up of numbers. तो ये जनरल रूल है कि हमें apostrophe यूज नहीं करना चाहिए नाउन के प्लूरल बनाने के लिए, एब्रीविएशंस के प्लूरल बनाने के लिए, और वो डेट्स जो कि नंबर से मिलके बनी है उनके हमें प्लूरल्स को बनाने के लिए कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना चाहिए। हमें वहां पे सिर्फ हमें वहां पे सिर्फ एक एस और ईएस ऐड कर देना चाहिए। इफ द नाउन इन क्वेश्चन फॉर्म इट्स प्लूरल विथ एस, और अगर जो नाउन है वो क्वेश्चन फॉर्म है तो हम उसका प्लूरल ईएस लगा के बनाते हैं, जैसे कि
यूरो, यूरो का हमने यूरोस कर दिया, हमने उसको प्लूरल बना दिए, लेकिन हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई। जैसे कि इधर पे एग्जांपल है, द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप इज 570 यूरोस। पिज्जा है, पिज्जाज हो गया। द ट्रेडिशनल इटालियन पिज्जाज आर थिन एंड क्रिस्प। एप्पल का एप्पल्स हो गया। एग्जांपल है, शी बाइज बिग बैग्स ऑफ ऑर्गेनिक एप्पल्स एंड कैरेट्स। एमपी का एमपीज हो गया, यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाए हैं। एग्जाम्पल है, लोकल एमपीज आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। 1990 है तो 1990s हो गया, यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाए हैं। द सिचुएशन वाज डिफरेंट इन द 1990s। तो जो भी अब्रीविएशंस होते हैं या नाउन होते हैं या जो भी डेट होती हैं, हम अगर उनको प्लूरल बनाते टाइम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो गलत है। तो हमें कभी भी ऐसे नाउन या अब्रीविएशन या डेट्स जो कि नंबर से मिलके बनी है, उनको प्लूरल बनाते समय कभी भी अपोस्ट्रोफीज का यूज नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस ग्रामेटिकल रूल। मतलब एक रूल है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। देयर आर ओनली 1 or 2 केसेस इन विच इट इज एक्सेप्टेबल टू यूज एन अपोस्ट्रोफी टू फॉर्म अ प्लूरल प्योरली फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। मतलब सिर्फ एक या दो केस है जहां पे अपोस्ट्रोफी का यूज एक्सेप्टेबल है, वो भी एक प्लूरल बनाने में, वो भी इसलिए क्योंकि ताकि जो सेंटेंस है हमें वो क्लियरली समझ में आ सके। यू कैन यूज एन अपोस्ट्रोफी टू शो द प्लूरल्स ऑफ सिंगल लेटर्स। तो जो सिंगल लेटर के प्लूरल्स होते हैं, हम उनको दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे कि आई हैव डॉटेड द आईज एंड क्रॉस द टीज, फाइंड ऑल द पीज इन अपीयर। मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं सिंगल वर्ड का है लेटर आई को हमने आई के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं और टी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं। तो हम इनको प्लूरल अगर ऐसे बनाने के लिए, अगर सिंगल लेटर है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। यू कैन यूज एन अपोस्ट्रोफी टू शो द प्लूरल्स ऑफ सिंगल नंबर। और जो सिंगल नंबर के प्लूरल्स होते हैं हम उधर पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। फाइंड ऑल द नंबर सेवंस, मतलब जितने भी 7 नंबर्स हैं उनको सबको ढूंढो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 के पीछे भी हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं। These are the only cases in which it is generally considered acceptable to use an apostrophe to form plurals। मतलब ये कुछ केसेस ही ऐसे हैं जहां पे अपोस्ट्रोफी का यूज एक्सेप्टेबल होता है प्लूरल्स बनाने के लिए। Remember that an apostrophe should never be used to form the plural of ordinary nouns, names, abbreviation। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो अपोस्ट्रोफी है वो कभी भी यूज नहीं होता ऑर्डिनरी नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए, नेम्स को प्लूरल बनाने के लिए और अब्रीविएशन को प्लूरल बनाने के लिए। और जो न्यूमेरिकल डेट्स होती हैं, जो वो डेट्स जो कि नंबर से बन के मिली होती हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए। आप यू कैन रीड मोर रूल्स एंड गाइडलाइंस अबाउट अपोस्ट्रोफीज ऑन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ब्लॉग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज का एक ब्लॉग है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं जो गाइडलाइन है जो भी अपोस्ट्रोफीज का यूज करने के लिए वो। हेयर यू विल फाइंड फर्दर एग्जांपल्स ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफीज। तो यहाँ पे जितने भी करेक्ट और इनकरेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफीज हैं आपको सब मिल जाएंगे। अब अगला जो पंक्चुएशन है वो है हाउ टू यूज एन एम डैश। तो ये जो लंबा सा डैश है आप ये देख रहे हैं, इसको हम एम डैश कहते हैं या तो लॉन्ग डैश कहते हैं। और एन एम डैश और लॉन्ग डैश इज यूज्ड in pair to mark of information or ideas that are not essential to an understanding of the rest of the sentence। तो एक एम डैश और एक लॉन्ग डैश को यूज करते हैं पेयर्स में उस इंफॉर्मेशन को मार्क करने के लिए या वो आइडिया जो कि सेंटेंस को समझने के लिए जरूरी नहीं होती, जो इंफॉर्मेशन हम वहां करते हैं। Thousands of children like the गर्ल इन दिस फोटोग्राफ हैव बीन लेफ्ट होमलेस। तो जैसे कि आपने देखे थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन लेफ्ट आउट होमलेस, ये इंपॉर्टेंट है
लेकिन हमने यहाँ पे लॉन्ग डैश लगाए हैं लाइक द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, इसके पहले बाद में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने इसको मार्क किया है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन लेफ्ट आउट, मतलब इसके पहले का और बाद का बस इम्पोर्टेंट है। माई सन वेयर हैज ही गॉन वुड लाइक टू मीट यू, मतलब माई सन वुड लाइक टू मीट यू, बस इस पे इम्पोर्टेंट है। और ये जो दोनों डैश के बीच में लिखा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टू शो अदर काइंड्स ऑफ ब्रेक इन अ सेंटेंस वेयर अ कॉमा, सेमीकोलन और कोलन वुड बी ट्रेडिशनली यूज्ड। और हम लॉन्ग डैश का यूज इसलिए भी करते हैं कि सेंटेंस में ब्रेक दिखाने के लिए, जहाँ पे एक कॉमा, एक सेमीकोलन और एक कोलन को यूज करते हैं। जैसे कि वन थिंग्स फॉर श्योर ही डजंट वांट टू फेस द ट्रुथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट ईयर मेनली फॉर द बेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम और इसको कैसे यूज करते हैं ब्रेक लगाने के लिए एक सेंटेंस में। नोट दैट देयर इज नो स्पेस एडेड ऑन आइदर साइड ऑफ एम डैश, मतलब एम डैश या तो लॉन्ग डैश के बाद कोई भी स्पेस नहीं लगाया जाता। एम डैशेज आर स्पेशली कॉमन इन इनफॉर्मल राइटिंग, मतलब एम डैश जो है या लॉन्ग डैश जो है वो इनफॉर्मल राइटिंग में बहुत कॉमन होते हैं, सच एज पर्सनल ईमेल्स और ब्लॉग्स। जैसे कि पर्सनल ईमेल जो हम लिखते हैं किसी को, वो, या ब्लॉग्स हो गए हैं वो। बट इट्स बेस्ट टू यूज देम स्पेयरिंगली व्हेन यू आर राइटिंग फॉर्मली, लेकिन इनको हमें अच्छे से यूज करना चाहिए जब भी हम फॉर्मली लिखते हैं। जैसे कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं या हम अपने रेज्यूमेस तैयार करते हैं जॉब के लिए या अपना बायोडाटा होता है, तो हमें वहाँ पे ये सब सारे पंक्चुएशंस का अच्छे से ध्यान रखते हुए करना चाहिए। ये हमारे कोई भी जो भी राइटिंग है उसको इफेक्टिव बनाते हैं। अब अगला है हाउ टू यूज अ क्वेश्चन मार्क। A question mark is used to indicate the end of a question. जो क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन के एंड को मार्क करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हैव यू सीन द फिल्म येट, मतलब क्या तुमने अभी तक वो पिक्चर देखी है या नहीं। तो इधर पे ये क्वेश्चन है, तो हमने इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाए। नोट दैट यू डोंट यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन इन रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर वहां कोई क्वेश्चन होता है तो हम उधर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जैसे कि ही आस्क्ड इफ आई हैड सीन द फिल्म येट, तो आप देख सकते हैं ही आस्क्ड इफ आई सीन द फिल्म येट, मतलब उसने पूछा कि मैंने अभी तक वो फिल्म देखी है कि नहीं। यहाँ ये क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि एक रिपोर्टेड स्पीच में है इसलिए हमने इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं। A question mark can also be used in brackets to show that the writer is unconvinced by a statement। और एक क्वेश्चन मार्क जो होता है हम उसको ब्रैकेट्स में भी यूज करते हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए कि जो राइटर है वो उस स्टेटमेंट से अनकन्विंस्ड है, मतलब वो उस स्टेटमेंट को मानता नहीं है। जैसे कि आई एम अबाउट टू गेट स्टार्टेड ऑन द न्यू प्रोजेक्ट विच इज अपेरेंटली क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि मैं अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करने वाला हूं, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जिसमें घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, जिसमें सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात है। तो जो राइटर है वो इससे कन्विंस नहीं है, मतलब वो इसको नहीं मान रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। अब है अगला जो है पंक्चुएशन है, वो है हाउ टू यूज बुलेट पॉइंट्स। Bullet points are used to draw attention to important information within a document so that a reader can identify the key issues and facts quickly। मतलब जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो हम उनको इसलिए यूज करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हैं, जिसमें जो रीडर है वो जो की इश्यूज हैं उसके डॉक्यूमेंट के, मतलब जो जिस कारण वो डॉक्यूमेंट लिखा है, जिस टॉपिक पे, उसको वो समझ पे आ सके, उसके लिखने का मेन रीजन, और जो उस पे फैक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट में या
जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो उसको अच्छे से समझ में आ सके. There are no fixed rules about how to use them, but here are some guidelines. मतलब जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको यूज करने के कोई फिक्स रूल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके आपको इनको यूज करना चाहिए. जैसे कि द टेक्स्ट इंट्रोड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ बुलेट्स पॉइंट्स शुड एंड विथ अ कोलन. मतलब वो टेक्स्ट जो कि बुलेट पॉइंट्स को लिस्ट है जहाँ पे, तो वो एक कोलन के साथ एंड होना चाहिए. If the text that follows the bullet point is not a proper sentence, मतलब वो टेक्स्ट जहाँ पे बुलेट पॉइंट लगा है वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. It doesn't need to begin with a capital letters, तो वहाँ पे उसको कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, नॉर एंड विद अ पीरियड, और ना ही उसको पीरियड के साथ एंड करने की जरूरत होती है. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, टुनाइट्स एजेंडा इंक्लूड्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलेट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, एनुअल रिव्यू ऑफ कैपिटल गेन्स इशू, आउटस्टैंडिंग इनहेरिटेंस, टैक्स इश्यूज. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनको कैपिटल लेटर्स के साथ यूज नहीं किए हैं, तो ऐसे आप बुलेट पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. इफ द टेक्स्ट फॉलोइंग द बुलेट पॉइंट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब अगर जो टेक्स्ट है वो जहाँ पे बुलेट पॉइंट लगा है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, इट शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जब वहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए वो सेंटेंस. while a period at the end is technically required but is not absolutely essential. लेकिन जो पीरियड है, मतलब जो स्पेस है वहाँ पे वो रिक्वायर्ड होता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है. द एजेंडा फॉर टुनाइट इज एज फॉलोज, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे. द एजेंडा फॉर टुनाइट इज एज फॉलोज, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट, वी विल कंडक्ट एन एनुअल रिव्यू ऑफ कैपिटल गेन्स इशू. तो आप देख सकते हैं, तो ये जो पहला एग्जाम्पल है ये इस पे हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट किया है इसको. अटॉर्नी सेंसो विल टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग इनहेरिटेंस टैक्स इशूज. तो ये भी सेंटेंस जो है इसको भी हमने कैपिटल लेटर में शुरू किया है. और lists of bullet point will have more impact if each one begin with the same word, class or part of speech. तो जो bullet point की जो लिस्ट है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका, वो ज़्यादा असरदार होती है अगर जो हर एक बुलेट पॉइंट है वो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हो, एंड इफ दे आर ऑल ऑफ अ सिमिलर लेंथ, और वो हर एक सिमिलर लेंथ का होना चाहिए, मतलब एक सी लंबाई का हो तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. एक्शन वर्ब्स आर अ गुड चॉइस फॉर द फर्स्ट वर्ब. एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा बहुत अच्छी चॉइस होते हैं पहले वर्ब के लिए. जैसे कि वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्शन, मतलब कि वो वर्ब्स जो कि दिखाते हैं कि कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. इफ यू डू यूज वर्ब्स मेक श्योर दैट ईच वन इन द सेम टेंस. लेकिन अगर हम वर्ब्स यूज करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए, मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सारे वर्ब्स हैं वो एक ही टेंस में हो. यहाँ पे एग्जाम्पल है, here's an example of effective use of action verbs in a person's resume. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है इफेक्टिव यूज का एक्शन वर्ब्स का एक पर्सन के रेज्यूमे में. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडेड, मतलब कि यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट है, उसके बाद टीचिंग होमवर्क एंड स्टडी स्किल्स टू डिसेबल्ड स्टूडेंट. तो यहाँ टीचिंग जो है वो एक एक्शन वर्ब है. रीचिंग अटेनमेंट टारगेट्स एंड इम्प्रूविंग लर्निंग परफॉर्मेंस. तो रीचिंग भी यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है. डेवलपिंग एंड आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो डेवलपिंग भी यहाँ पे एक्शन वर्ब है जो दिखा रहा है कि कुछ हो रहा है. अब बुलेट पॉइंट टेंड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट इफ देयर टेक्स्ट इज रिलेटिवली शॉर्ट. बुलेट पॉइंट का इफेक्ट और ज्यादा होता है अगर जो जिस टेक्स्ट के सामने वो लगे हैं वो शॉर्ट हो. मेक श्योर यू यूज द सेम टाइप फेस एंड मार्जिन विद इन ईच सेक्शन. और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक सा टाइप फेस और एक सा मार्जिन यूज करें हर एक सेक्शन में.
बुलेट पॉइंट्स आर विजुअली अट्रैक्टिव एंड मेक इट इजी फॉर अ यूजर टू लोकेट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं अगर हम उनको कहीं यूज़ करते हैं, और वो जो रीडर के लिए वो ये इजी बना देते हैं कि वो जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको समझने के लिए। नेवरथलेस you should try to use them sparingly. Too many bullet pointed sections in the same document will mean that their impact is lost. और हमको जो बुलेट पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। अगर हम एक ही सेक्शन में बहुत सारे बुलेट पॉइंट लगा देते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में, तो जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं उसका लॉस्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बुलेट पॉइंट्स यूज करते समय। अब जो अगले हैं वो है ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले है राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस स्पेशली इन द अमेरिकन इंग्लिश। तो राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं हम उनको पैरेंथेसिस कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आर मेनली यूज्ड टू सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इजंट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो राउंड ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए जो कि जरूरी नहीं होती सेंटेंस में। इफ यू रिमूव्ड द ब्रैकेटेड मटेरियल द सेंटेंस वुड स्टिल मेक परफेक्टली गुड गुड सेंस। अगर हमने वो ब्रैकेटेड मटेरियल को हटा भी दिया तो जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग वैसा ही सेंस निकालती है, कुछ अलग सेंस नहीं हो जाता है उसका। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयस इन ब्रैकेट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर हम इसमें से इन द हिमालयस मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है वो निकाल देंगे तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगी। वैसे ही देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, सी पेज 120। मतलब कि इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बुक हैं, लेकिन अगर हमने इससे ये ब्रैकेटेड वाला जो टेक्स्ट है वो हटा दिया तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। He coined the term hypnotism from the Greek word hypnos meaning sleep। तो अगर इससे हम ये bracketed text हटा देंगे तो ये अलग नहीं हो जाएगा। They can also be used to enclose a comment by the person writing। और हम इनको इसलिए भी यूज करते हैं, इनका इसलिए एक और यूज भी है कि इनको हम कमेंट जो होता है उसको एनक्लोज करने के लिए यूज करते हैं जब हम लिखते हैं। जैसे कि he clearly had too much to drink, not that I blamed him। तो मतलब उसके पास बहुत सारा था पीने को और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको ब्लेम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं not that I blamed him कमेंट है जिसको हमने ब्रैकेट में एनक्लोज किए हैं। अब है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट्स स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश are mainly used to square enclose words added by someone other than the original writer। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। और ये इनका जो मेन यूज है वो ये है कि जो वर्ड्स हैं जो दूसरे किसी ने ऐड किए हैं, जो ओरिजिनल राइटर के अलावा जो वर्ड्स किसी ने ऐड किए हैं, हम उनको एनक्लोज करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और अगर ओरिजिनल राइटर के अलावा स्पीकर या टिपिकली इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। और हम इनको कोई भी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने में भी यूज करते हैं। जैसे कि ही द पुलिस ऑफिसर कांट प्रूव दे डिड इट। मतलब जो पुलिस ऑफिसर था वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि उन्होंने ये किया था। लेकिन अगर यहाँ द पुलिस ऑफिसर नहीं लगाए होते तो हमें ये नहीं पता चलता कि ही यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो इसलिए ये सिचुएशन को क्लैरिफाई करने में बहुत इम्पोर्टेंस होता है इनका। इफ पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस द पीरियड शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड एज द फाइनल पंक्चुएशन। अगर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स को हमने यूज किए एक सेंटेंस के एंड में तो जो पीरियड होता है उसको हम बाहर कर देते हैं सेंटेंस के फाइनल पंक्चुएशन में। जैसे कि दे इवेंचुअली डिसाइडेड टू सेटल इन यूनाइटेड स्टेट्स डेबीज होम। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ डेबीज होम नहीं लिखा होता तो हमें ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे बात हम किस चीज की कर रहे हैं।
Dante testified that it was the last time he saw them, the missing coins. तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं कोई भी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए, और इन सेंटेंसेस से और एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इन्हें यूज कैसे कर सकते हैं. So thanks for watching our video, and if you like it then please subscribe it, like it and share it as much as possible, and show us your support. And if you think that we can put more effort to make our further videos more better, then please tell us in the comments. And again, thanks for watching this video.